नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पिछले कई हफ्ते से लगातार आप बिहार चुनाव को लेकर द वायर पर कवरेज देख रहे थे। द वायर के तमाम रिपोर्टर्स बिहार से जमीनी हकीकत आप तक लेकर आए। स्टूडियो में भी हमने मेहमानों के जरिए इसको समझने की कोशिश की और अब वो घड़ी आ गई है लगभग जबकि चुनाव नतीजे घोषित होने में अब बिल्कुल बहुत ही बस कुछ घंटे का समय बाकी है जब आपको हम आप तक लाइव कवरेज लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जरिए जिस दृष्टिकोण से और जिन कोण से ये समझना जरूरी है कि बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि जो एक राजनीतिक दिशा है देश की वो पता चलेगी कि क्या बिहार में अब एक तरह से एक जेनरेशनल शिफ्ट होगा। अब हमने देखा कि लालू यादव जेल में हैं, रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं रहे और तीसरे नीतीश कुमार जिनकी हार को लेकर लगातार तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं वो साफ कर चुके हैं कि नीतीश कुमार कम से कम सत्ता में वापस नहीं आ रहे हैं। मैंने खुद जमीन पे ये देखा कि इतनी लोकप्रियता शायद तेजस्वी यादव को लेकर नहीं थी जितनी अलोकप्रियता नीतीश कुमार को लेकर थी। 15 साल के रूल के बाद एक तरह से ये ऑब्वियस सी बात भी है कि कोई भी शायद मुख्यमंत्री होता तो उसको लेकर एक सत्ता विरोधी लहर होती, लेकिन इस सत्ता विरोधी लहर का कितना फायदा तेजस्वी यादव को मिलेगा। एग्जिट पोल्स की बात माने तो लगभग सभी एग्जिट पोल्स जो एक महीने पहले तक ये कह रहे थे कि एनडीए के लिए ये एक वॉक ओवर है, ये कोई चुनाव ही नहीं है, इसका जो कंक्लूजन है वो पहले से निकल चुका है कि फिर से वापस एनडीए की सरकार आ रही है। एक महीने के भीतर या मैं कहूंगी लगभग 2 हफ्ते के भीतर जबकि लाखों की तादाद में लोग जमा होने लगे तेजस्वी यादव की रैलियों में, तब ये रियलाइज हुआ खासकर जो चुनावी पंडित हैं उनको भी कि शायद जो उन्होंने सोचा, जो उन्होंने देखा, जो उनकी कैलकुलेशंस थी वो इतनी सही नहीं थी। तो इस खास कार्यक्रम में आज हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि जो बिहार की राजनीति है उसके जो चुनावी नतीजे आएंगे उसका क्या असर पड़ेगा राष्ट्रीय राजनीति पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जिसके गुणगान पिछले 6 साल से लगातार हम सुनते आए हैं, क्या वो लोकप्रियता बरकरार है? अगर नरेंद्र मोदी की वजह से भाजपा को हर राज्यों में और साथ साथ जो गठबंधन है भाजपा लेड जो गठबंधन है अगर उनको जीत मिलती है तो क्या बिहार की हार को नरेंद्र मोदी की हार भी कहा जाएगा? और बिहार चुनाव पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। अजय गुड़ावर्ती जो कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं जेएनयू में और साथ ही मेरे सहयोगी अजय आशीर्वाद। आज दोनों अजय आपके सामने मौजूद हैं और ये बताएंगे कि विजय किसकी होगी बिहार में और इस विजय के क्या मायने होंगे। और इत्तेफाक से दोनों नीली शर्ट पहन के बैठे हैं। मुझे नहीं पता कि रंगों का क्या मायने हैं। अमेरिकन इलेक्शन में हमने देखा कि रंगों से तय हो रहा था कि नीला रंग होगा या लाल होगा। आज भी इस कार्यक्रम में सिर्फ 2 रंग हमें नजर आ रहे हैं, नीले और लाल। तो इसके हिसाब से देखना होगा कि ये इनके जो दलीलें होंगी इन दोनों मेहमानों की वो क्या इनके जो कपड़े पहने हुए उनके हिसाब से होगा या किस तरह से देखा जाए बिहार चुनाव को। सबसे पहले प्रोफेसर गुडावर्ती मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि अभी जिस तरह के एग्जिट पोल्स तमाम नजर आए हैं हमें, उसमें ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बेहद साफ गोई के साथ या अंग्रेजी में कहें तो क्लैरिटी के साथ बनती हुई नजर आई है सरकार तेजस्वी यादव की। क्या एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर के तौर पर जो कि जो नॉर्थ इंडिया है हमारा उत्तर भारत है उसकी पॉलिटिक्स को आप बहुत नजदीक से देखते रहे हैं, आप इन एग्जिट पोल्स को किस तरह से देखते हैं? थैंक यू अरफा। आई थिंक वो बहुत क्लियर है कि पहले राउंड के बाद जब से ये 10 लाख जॉब्स का इशू आरजेडी ने टेबल पे लगाया, आई थिंक एक सी चेंज जैसा आ गया बिहार इलेक्शन में। एंड ये आई थिंक ये ट्रेंड लगातार रहा है ऑल थ्रू। हम जब भी हिंदुत्व के बात कर रहे थे, पोलराइज पॉलिटिक्स का बात कर रहे थे, आई थिंक वेलफेयर और डेवलपमेंट का जो डिस्कोर्स था वो कभी खत्म हुआ नहीं था इंडियन पॉलिटिक्स में। और लगातार दोनों को बीच में एक ढंग का टेंशन, एक ढंग का कोइंसिडेंस चल रहा था। अब इवन 2014 जो ये राइज ऑफ कल्चरल मेजोरिटेरियनिज्म जो इंडियन पॉलिटिक्स में हम देख रहे थे, तब भी हम ये इस बात को बार बार दोहरा रहे थे कि ये वोट सिर्फ हिंदुत्व और कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए नहीं है। वो 15-20% हो सकता है, लेकिन उसके बाद का जो ग्राउंड स्वेल था इवन फिर नरेंद्र मोदी, इट वाज ऑन द डेवलपमेंट एजेंडा। 2019 के बाद ये बहुत साफ हुआ बहुत सारे वजहों की वजह से। पार्टली डेवलपमेंट वेंट आउट ऑफ पिक्चर। डेवलपमेंट का जो नरेटिव है करीब करीब खत्म हो गया। इकोनॉमी जो जिस ढंग से टैंक किया उसके वजह से, और आई थिंक एक्सक्लूसिव एक एजेंडा, and this was visible in the previous round of assembly elections also। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो जैसे सबसे मैं खुद ये आर्गुमेंट कर रहा था कि
exclusive will not work in India. It has जी। to go with the promise of development. एक एस्पिरेशनल मूड के साथ गए तो ही जो है हिंदुत्व एजेंडा भी काम कर रहा है। ये बहुत लेकिन यूनिक। लेकिन लेकिन हमें तो अक्सर ज्यादातर जो टिप्पणीकार हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, वो कह रहे हैं कि पूरे एस्पिरेशनल इंडिया की जो एस्पिरेशंस हैं वो भाजपा से जुड़ गई हैं। आप ही कह रहे हैं कि ये एस्पिरेशन भाजपा से अलग होती हुई नजर आ रही है बिहार में। मैं आपकी तरफ लौटूंगी और आपसे ये समझूंगी थोड़ी एक बड़ी तस्वीर कि बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं होगा, नतीजे तो हमें कल मिल ही जाएंगे, लेकिन बिहार का चुनाव, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल का, असम का, फिर उत्तर प्रदेश भी आ जाएगा और बिल्कुल पलक झपकते ही 2024 भी हमारे सामने होगा कि ये पूरा जो सफर तय होगा भारत में, जो चुनावी यात्रा है उसका, वो किस तरह से आप देखते हैं बिहार में, कैसे आपको संदेश मिलेंगे। अजय आशीर्वाद, मुझे ये बताइए कि आपने भी बिहार घूमा और एक दो दिन नहीं, कई हफ्तों तक आपने एक तरह से चप्पा चप्पा छान मारा बिहार का। मुझे ये बताइए कि जो एग्जिट पोल्स के नतीजे जो आपके सामने दिख रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि कल के जो नतीजे आएंगे, जो असली नतीजे होंगे, वो उन्हीं लाइंस पर आपको नजर आते हैं, आपने जो देखा बिहार में जमीन पर? जी बिल्कुल, जो हमारी जो रिपोर्ट्स इतने सारे जो हमने किए, हमने लगातार इसी चीज को दिखाया और कि ग्राउंड में क्या सेंटिमेंट है। और एग्जिट पोल से पहले जितने भी ओपिनियन पोल्स आ रहे थे वो सिर्फ एनडीए को एक एज दे रहे थे लगातार। मगर हमारे रिपोर्ट्स में हमने लगातार ये कहा कि एनडीए को एज है, ऐसा कहीं पे भी ग्राउंड में नजर नहीं आ रहा है, जिस 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 बात को एग्जिट पोल्स ने भी साफ कर दिया। लगातार वही हम लिखते जा रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है नीतीश कुमार के खिलाफ, और खास करके चिराग पासवान के निकलने के बाद। और वो जो एंटी इनकम्बेंसी का जो सेंटिमेंट है वो और ज्यादा गहरा हो गया। और साथ ही साथ देखा गया कि महागठबंधन का जो पूरा जो फोर्सेस थे, लेफ्ट पार्टीज, राजद और कांग्रेस, ये ट्रूली एक एंटी बीजेपी फ्रंट बनकर निकला। इसमें से कोई वीआईपी या एचएएम की तरीके की सिंगल कास्ट पार्टी नहीं थी जो कि बाद में जाकर एनडीए में जुड़ जाए अगर इन केस एक त्रिशंकु विधानसभा का टाइप का रिजल्ट आता है। तो ये काफी ज्यादा गहरा इम्पैक्ट हुआ महागठबंधन का ये जो यूथफुल एनर्जी। और एक तरीके से महागठबंधन के कैंपेन ने आगे के लिए एक ऑपोजिशन के लिए टेम्पलेट एक सेट किया कि मुद्दों पर चुनाव करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दे, पढ़ाई के जैसे मुद्दे, कमाई के जैसे मुद्दे, इस तरीके से बहुत सालों से हमने देखा है कि चुनाव में इस तरीके के मुद्दे जो है वो कहीं से भी उठा नहीं रहे थे तो ऑपोजिशन। तो इसी की वजह से ये जो तेजस्वी लेफ्ट और ये जो साथ में मिलकर एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाया, चाहे वो 10 लाख जॉब्स का हो, चाहे वो सिंचाई का हो, चाहे वो खराब क्वालिटी पढ़ाई का हो, वो लगातार हर जगह में जहां जहां पर भी हम गए, साउथ बिहार गए, सेंट्रल बिहार गए, नॉर्थ बिहार गए, हर जगह में उसका एक इम्पैक्ट था। और 57% यूथ है बिहार में, और ये खासा तबका जो उनका है उसमें ये इम्पैक्ट हुआ है। और उसी की वजह से ये दिख रहा है कि एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स है वो महागठबंधन की तरफ जाएंगे, और लग रहा है वैसे ही होगा। जी, प्रोफेसर गुडावर्ती, ये बताइए कि जब हम इलेक्शन को देखते हैं तो इलेक्शन एक तरह से मेरे जैसे पॉलिटिकल साइंस के छात्र के लिए ये भी मायने रखता है कि न सिर्फ कि ये देखें कि चुनाव नतीजों के दिन किसकी जीत हार हुई, बल्कि इससे ज्यादा एक बड़ी तस्वीर एक देश के बारे में पता चलती है कि एक देश की राजनीतिक दिशा क्या होगी, एक देश की विचारधारात्मक दिशा क्या होगी, उस देश के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं अपने नेताओं से। जब हम बार बार ये दावा सुनते हैं कि भारत जो है वो विश्व गुरु बनने वाला है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि कैसे लाखों की तादाद में लोग सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता नाप जाते हैं, रास्ते के बीच में उनकी जान चली जाती है, सरकारें परवाह नहीं करती, गांव के गांव डूब जाते हैं बाढ़ में, सरकारें हाल पूछने नहीं आती। ये सब हम देखते हैं और दूसरी तरफ ये वादे देखते हैं कि सब कुछ वो बहुत अच्छा हो रहा है और भारत जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है। मैं इसलिए भी आपसे ये बात पूछ रही हूँ क्योंकि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री कल को बन जाते हैं तो ये साफ तौर पर न सिर्फ कि जिस कह रहे हैं पूरी तरीके से जो सत्ता विरोधी लहर नीतीश कुमार के खिलाफ रही वो जिम्मेदार होगी, बल्कि जो एक डोमिनेंट नैरेटिव है जो पिछले 6 साल में हमने देखा है कि सत्ता पक्ष, चूंकि भाजपा ज्यादातर राज्यों में है और केंद्र में भी है, कि एक डोमिनेंट नैरेटिव को भी कहीं ना कहीं एक ध्वस्त करेंगे, उसकी भी एक हार होगी, जो एक डेमोक्रेसी में बहुत मायने रखता है कि नैरेटिव क्या है, राष्ट्रीय विमर्श क्या है।
ये तो सही कह रहे हैं आप। ये तो दिल्ली में भी, दिल्ली इलेक्शन के दौरान भी हम हमें नजर आया कि बहुत साफ ढंग से लोग जो है, जिस ढंग से माहौल बनाया गया दिल्ली में, तो जो गोली मारो और लगातार ये शाहीन बाग के खिलाफ एक लगातार एक एग्रेसिव काइंड ऑफ कैंपेनिंग जो दिल्ली में चला, वहां पे भी वी सॉ दैट इट हैड नो इम्पैक्ट, क्लियर कट वोट जो है आपके तरफ का। लेकिन ये नैरेटिव, जैसे आप एक बिग पिक्चर के बात कर रहे हो, इधर हमें कुछ सटल डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा कि क्या ये नैरेटिव डिसिसिवली डेवलपमेंट के तरफ, सोशल जस्टिस इश्यूज, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट के तरफ है। हाँ, एक ढंग से स्टेट लेवल पे ये इश्यूज उभर के आ रहे हैं कि बहुत क्लियर है, लोग डेवलपमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं। लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि लोग ये भी कह रहे थे, दिल्ली, खासकर दिल्ली इलेक्शन के दौरान पॉपुलर स्लोगन वाज ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। ये बात बिहार के इलेक्शन में भी बार बार आ रहे थे कि लोग जहां सर्वे कर रहे थे कि नेशनल पॉलिटिक्स तक मोदी जी ठीक है, लेकिन लोकल पॉलिटिक्स, जहां स्टेट पॉलिटिक्स का बात आता है, फिर वहां तो हमें लोकल लीडर्स चाहिए, वहां नीतीश कुमार के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आता है। तो अगर हमें बिग पिक्चर समझना है तो ये जो गैप, एक टेंशन जो है, इसे समझना होगा कि क्यों लोग ये सोच रहे कि नेशनल लेवल पे मोदी जैसा लीडर बेहतर है और लोकल रीजनल लेवल पे जो है वेरिएशन आ रहा है, कहीं कभी बीजेपी, कभी आप, कभी आरजेडी, और ये वेरिएशन आ रहे हैं। आई थिंक दिस टेल्स अस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंट्रिगिंग अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स, दैट नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज जहां तक है, एक सेंटर का इमेजिनेशन जो है मोदी जी पे अभी भी अटे हुए। लेकिन सेम मोदी जी जब बिहार चले जाते हैं और वहां जाके वो कश्मीर आर्टिकल 370 या राम मंदिर का बात करते हैं, वहाँ इट इज नॉट रेगुलेटिव। वहाँ पीपल आर वेरी क्लियर कि हमें नौकरियां चाहिए, बेटर एजुकेशन चाहिए, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए। और ये भी हमें सोचना है थर्ड लेवल पे कि बीजेपी जैसा एक पार्टी जिनका इलेक्ट्रल मशीनरी इतना फाइन ट्यून्ड है, हम कहते हैं कि अमित शाह जी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेटा लेते हैं, वहाँ क्यों बीजेपी फिर ये डेवलपमेंट एजेंडा, जब वे उनको वो जान रहे कि डेवलपमेंट एजेंडा विल रेजोनेट बेटर विद लोकल पॉपुलेशन, फिर भी एक नेशनल एजेंडा लेके चले जाते वहां पे, कि इसका वजह बहुत सारे हो सकते हैं। एक वजह जो मुझे, जो मैं सुबह भी आपसे शेयर कर रहा था, कि मोदी जी का स्टाइल ऑफ कैंपेन करना चाहते हैं कि वो बीजेपी का वोट सिर्फ मोदी जी का पर्सनालिटी के वजह से पड़ रहे, ना कि कोई मुद्दे के वजह से। तो ये टेंशन जो है लगातार हमें छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में, राजस्थान के इलेक्शन में, मध्य प्रदेश इलेक्शन नजर आ रहा है। मोदी जी कैंपेन फॉर हिमसेल्फ, यू वोट हाँ, फॉर मोदी, दैट्स व्हाट ही वांट्स। बहुत दैट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ही बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात। और शायद अजय भी इसमें जरूर ऐड करना चाहेंगे। मैं भी एक छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ कि जब ये देखा गया कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से अलोकप्रिय हैं, हमने देखा, खासकर मैंने देखा बड़े बड़े शहरों में, पटना जिसमें एक शुमार है, हर जगह होर्डिंग्स पर नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लग गई। तो ये मुझे बताएं कि क्या, जब आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी खुद को एक ब्रांड के तौर पर आगे सामने रख रहे हैं, खुद को बेच रहे हैं, अगर तो जब जनता खरीदेगी उनके इस वादे को, उनके इस चेहरे को, उनके इरादे को, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर कल को हार हो जाती है, जिस तरह से एग्जिट पोल्स के नतीजे हमें बता रहे हैं, तो क्या अजय आशीर्वाद ये बताइए कि ये हार भी नरेंद्र मोदी की होगी, या सिर्फ जीत होती है नरेंद्र मोदी की, हार होगी नीतीश कुमार की या बाकी जो उनके लोकल पार्टनर्स हैं? नहीं जी, बिल्कुल, अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये बिल्कुल ही नरेंद्र मोदी की हार है। और इसमें इसलिए है क्योंकि उन्होंने 4 दिन, ये कोविड के दौरान 4 दिन आए और हर रोज उन्होंने टोटल मिला, अगर देखा जाए तो 16 रैलियां की उन्होंने। और 16 रैलियों में अगर आपने देखा, गया का अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तो वहां पर इलेक्शन कमीशन ने कोविड के दौरान इस बार हर नेता को 10-10 हजार रुपए कह रहा हूँ, लोगों की परमिशन मिली हुई थी। मगर मोदी क्योंकि थे, उनको 20 हजार की परमिशन मिली थी। लेकिन आप उनकी भीड़ अगर देखें तो 2,500 से 3,000 ही है। पटना में भी वही सेम वाकया हुआ, जहां पर वो 5,000 की भीड़ भी इकट्ठी नहीं कर पाए। तो अगर बीजेपी की नैरेटिव में जाए, जहां पर वो मोदी चुनाव जिता देंगे उनको, चाहे जितनी भी एंटी इनकम्बेंसी हो, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही मोदी रिस्पॉन्सिबल है इस हार के, अगर वो हारते हैं कल।
लेकिन एक चीज और जो मैंने बिहार में देखा, जो अजय गुडवर्ती जी के पॉइंट में मैं ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर ये मोदी फैक्टर ही नहीं थे असेंबली इलेक्शन में। और लगातार मैं जो चुनाव लगातार कवर कर रहा हूँ असेंबली पोल्स, उसमें कहीं पे भी स्टेट असेंबली पोल्स से लोग अपने आप को ज्यादा नजदीक मान रहे हैं। बिहार में मैं कई जगहों में मुजफ्फरपुर गया, आप गांव गांव के अंदर चले जाएंगे और मैं उनसे पूछ रहा था आपके सांसद कौन है, भाजपा के सांसद है, लेकिन उनको उनका नाम भी नहीं मालूम है। लेकिन अगर विधायक का नाम पूछे तो सबको विधायक के नाम मालूम है। तो ज्यादा कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि असेंबली चुनाव का जो रोमांच है या फिर जो कनेक्ट है ग्राउंड लेवल पे वो ज्यादा है। और ये इसके बाद से ये होना चालू हुआ 2014 के बाद से, जब मोदी ने एक अपना जो पार्लियामेंट को पीछे रखकर कि ये पार्लियामेंट्री चुनाव है और अपना कल्ट की राजनीति की, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म बना दिया कि एमपी के चुनाव में सिर्फ आप मोदी को वोट कर रहे हैं, पार्लियामेंट पे अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेज रहे हैं। और वो अगर असेंबली में देखा जाए तो सब लोग ये कह रहे हैं कि असेंबली में हम अपना विधायक चुन रहे हैं, हम यहाँ की सरकार बना रहे हैं। तो लोग अगर डेमोक्रेसी की नजर से देखा जाए तो ये सीधा सीधा ये लग रहा है कि विधायक को लोग अपना ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, सरपंच को ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। लेकिन इस जो 6 साल में जो सांसद की भूमिका थी एक भारतीय राजनीति में, वो बिल्कुल ही एक तरीके से खत्म हो गई है। वो चाहे मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूं, चाहे जितने भी कहीं का भी उदाहरण दूं, तो लोग अपने सांसद को नहीं पहचानते। बहुत दिलचस्प बात है। और एक तरह से ऐसा लगता है कि फिर तो नरेंद्र मोदी जी की एक सिंबॉलिक वैल्यू ही रह गई है, अगर ये माना जाए कि देश के प्रधानमंत्री वो बने रहेंगे, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चीफ मिनिस्टर होंगे, जिसको जो पसंद आएगा उस पार्टी के हिसाब से लोग वोट करेंगे। अजय गुडावर्ती, क्या इस तरह का कोई हमें एक भविष्य नजर आ रहा है जहां पर एक जो है एक फादर फिगर की तरह नरेंद्र मोदी बैठे रहेंगे केंद्र में और राज्यों की सरकारें अलग अलग बन जाएंगी? उसके मायने भी क्या बचेंगे? क्योंकि संघीय ढांचा जो है भारत का, उसमें केंद्र के पास जरूर सत्ता है, लेकिन जो असली सत्ता है वो तो राज्यों में स्थानीय जो सरकारें हैं उनके पास है। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर एजुकेशन से लेकर, सिर्फ कुछ चीजों को अलग हटा लें, अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी है या कुछ टैक्सेस के इश्यूज हैं, अगर उनको हटा लें तो बाकी तो सब कुछ राज्य सरकारों के पास है। जी बिल्कुल, लेकिन इंडिया हैज बीन फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है और कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग भी, लोगों का सोच भी उसी ढंग से चलता है कि दे टेक इवन पंचायत इलेक्शंस वेरी सीरियसली। इंडिया में पंचायत और जो लोकल लेवल म्युनिसिपल इलेक्शन जो आप सिटी में देखेंगे तो जिस ढंग से सीरियसली फाइट किया जाता है, और असेंबली इलेक्शन ऑल्सो पीपल इन्वेस्ट मोर। और नेशनल इलेक्शन इसीलिए जो बीजेपी का एजेंडा था कि नेशनल सिक्योरिटी पे है, वो एक ढंग से रेजोनेट किया। लेकिन बीजेपी आरएसएस का एक लॉन्ग टर्म एजेंडा, जो एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर ऊपर से जो है हम पूरा डाइवर्सिटी को नकारते हुए एक यूनिफॉर्मिटी लाएंगे, ये इनका मतलब पार्टली हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक है। और इनका पॉलिटिक्स भी एक ढंग का मेजोरिटेरियन मस्कुलर पॉलिटिक्स है, तो वो इस डाइवर्सिटी को नकारना चाहते। तो आप मोदी जी का इलेक्शन में देखिए, खुद ऑपोजिशन का बात छोड़ दीजिए, वो खुद का पार्टी का लीडर को भी अंडरमाइन करते हैं। वो छत्तीसगढ़ में जाके वो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का बात नहीं करते, वो अर्बन माओइस्ट का बात करते। वो जो अपना अरेस्ट जो कर रहे थे, सीरीज ऑफ अरेस्ट उन दिनों, उसका बात कर रहे थे। तो ये जो एग्जैजरेटेड सेल्फ इमेज, एंड मेरा ख्याल में लॉन्ग टर्म में ये इको चैम्बर में जो मोदी जी चले गए, वो एक बहुत बड़ा होप है इस देश के लिए कि मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स जिस ढंग से कोलैप्स होंगे। क्योंकि ये बात को समझ नहीं रहे कि इस ढंग का एक मस्कुलर एक ग्लोरिफिकेशन तो है मास लीडर के तौर पे मोदी जी का, लेकिन उसका एक बहुत सीरियस लिमिटेशन भी है। आप रीजनल लीडर्स को साथ नहीं लेके जाओगे, ताकि लगातार इनका इलेक्ट्रल स्ट्रैटेजी भी देखोगे। इवन इन बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आप लोकल लीडर्स को अंडरमाइन करके जो है मोदी जी का लिए जगह बना रहे। जैसा नीतीश कुमार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी तो था, लेकिन आप उसके खिलाफ भी एलजीपी को अलग करके ये जो नया स्ट्रैटेजी जैसा एक बना दिया गया। अजय जी, थोड़ा सा वापस आती हूँ। प्रोफेसर गुडावर्ती, थोड़ा वापस आती हूँ, थोड़ा सा बिहार की पॉलिटिक्स पे अगले 5-7 मिनट फोकस कर लेते हैं। हम नेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे और चुनाव नतीजों के बाद भी बहुत कुछ है विश्लेषण करने के लिए। मुझे ये बताइए कि बार बार जो थ्योरी, अजय आपसे पूछ लेती हूँ मैं, अजय आशीर्वाद, की जो बार बार जो थ्योरी बताने की कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार की हार के पीछे, अगर वो हारते हैं, फिर मैं वो बात ये डिस्काउंट रखना बहुत जरूरी है, गुंजाइश रखना कि वाकई अगर कल वो हारते हैं तो उसमें एक बड़ा रोल भाजपा का होगा कि अगर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनती है, ये गेम प्लान का हिस्सा है, उसके बाद भाजपा अपनी सरकार बनाएगी, नीतीश कुमार को कमजोर होते हुए देखकर वो इस बार्गेनिंग पावर में नहीं रहेंगे। क्या ये थ्योरी आप कुछ देख पा रहे हैं, इसमें कोई दम है?
नहीं, मैं अगर नीतीश कुमार हारते हैं, वो नीतीश कुमार की हार तो होगी, वो जो जिस तरीके से सीधा सीधा एंटी इनकम्बेंसी एक फटीक दिखा उसके साथ होगी, जैसे रघुवर दास का भी हुआ था। विजय रूपानी और देवेंद्र फडणवीस या फिर मनोहर खट्टर के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी उसमें, लेकिन इस हार का सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी जो है वो भाजपा को खुद लेनी होगी, क्योंकि भाजपा, एक तो मोदी जी की कोई अपील नहीं रही, और जिस तरीके से उन्होंने एलजेपी के निकलने के बाद जिस तरीके से भाजपा ने अपने संगठन को एकत्रित नहीं कर पाए, उनके सारे जो रेबल्स, जहां जहां जेडीयू की सीट थी उन्हीं के अपने अलाई, तो जहां जहां जेडीयू की सीट थी वहां पर भाजपा के रेबल्स एलजेपी के कैंडिडेट बनकर लड़े। क्यों नरेंद्र मोदी, क्यों अमित शाह या क्यों भूपेंद्र यादव जो वहां के इंचार्ज थे इस फिनोमिना को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए, और क्यों वो अपने एलाई, अपने जेडीयू के साथ पूरी तरीके से आकर खड़े नहीं हुए, और क्यों हर जगह में कांग्रेस के रेबल्स की बात होती है, हर जगह में यहाँ पर भाजपा के रेबल्स सबसे ज्यादा थे, बल्कि आरएसएस के जो एकदम प्रचारक थे, राजेंद्र सिंह, जो झारखंड, जब मनोहर रघुवर दास जीते थे तो उनको अमित शाह ने श्रेय दिया था, अमित शाह के राइट हैंड मैन माने जाते हैं, लेकिन और वो जब 2015 के चुनाव में उनको चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट समझा जा रहा था, वो एलजेपी के टिकट से दिनारा से लड़े। और प्लस उसी तरीके से अगर आप देखा जाए तो रामेश्वर चौरसिया है, बड़े आरएसएस के नेता है, वो नहीं, वो एलजेपी के टिकट से लड़े, और आरएसएस के प्रचारक जा जाकर इन लोगों को एलजेपी के लिए कैंपेन किया, उन लोगों ने हर जगह में, और जेडीयू के लिए कैंपेन नहीं किया। जेडीयू से डिस्टेंस तो हो गए जो पोस्टर्स में हमने देखा, लेकिन ग्राउंड में भी जेडीयू के समर्थन में कोई भी भाजपा आकर, भाजपा के नेता, स्थानीय नेता या भाजपा के वर्कर किसी तरीके से आकर उनके समर्थन में नहीं खड़े। वहीं पर कॉन्ट्रास्ट देखा जाए तो लेफ्ट, राजद और कांग्रेस का जो यूनिटी था वो बहुत ही अच्छे से दिख रहा था। तो ये भाजपा की जिम्मेदारी रहेगी पूरी तरीके से, जदयू की नहीं मेरे हिसाब। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत दिलचस्प बात है। अजय गुडावटी की क्या ये भी हो सकता है कि ये एक गेम प्लान का हिस्सा हो? दूसरी तरफ से बात आ रही है ये कि जो सोशल जस्टिस की पूरी पॉलिटिक्स है उसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर भाजपा प्रिंसिपल ऑपोजिशन बन जाती है, अगर आरजेडी की सरकार भी बन जाती है, तो अभी तक क्या था कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स के दायरे में ही आ रहे थे। अभी खुद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सोशल जस्टिस का वक्त गुजर चुका है, अब इकोनॉमिक जस्टिस का दौर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो पिछले 30 साल में लगातार हमने देखी, काफी हद तक बिहार में, कुछ हद तक उत्तर प्रदेश में भी और आसपास के राज्यों में भी, लेकिन बिहार को एक तरह से उसकी भूमि मान लेते हैं, जन्मभूमि मान लेते हैं। तो क्या अब बिहार 30 साल बाद लालू यादव जेल में है, रामविलास पासवान इस दुनिया से चले गए हैं, नीतीश कुमार गद्दी से तकरीबन हट जाएंगे, अभी तक जिस तरह के आसार नजर आ रहे हैं, तो एक नया जनरेशनल शिफ्ट, एक नया डिस्कोर्स, और साथ साथ ये भी बात कि सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को भगवा पॉलिटिक्स काउंटर करेगी, और उसके लिए बहुत आसान है कि भगवा आंधी बहा देना और सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए खत्म कर देना। देखिए, सोशल जस्टिस पहले भी जो है इकोनॉमिक और सोशल अपॉर्चुनिटीज के लिए था, तो वो तो सिर्फ आइडेंटिटी इशू नहीं था। आइडेंटिटी एक पार्ट था, डिग्निटी, जो डेली ह्यूमिलिएशन, कास्ट बेस्ड ह्यूमिलिएशन, वहाँ पे भी लालू जी के रेजिम में भी जब सोशल जस्टिस का लड़ाई था, वो भी इकोनॉमिक और सोशल अपॉर्चुनिटीज का एक्सपेंशन, वो एक स्पेसिफिक मोड ऑफ परसुइंग इकोनॉमिक सोशल जस्टिस वो अपॉर्चुनिटीज के लिए था। अभी जो आ रहा है, आई थिंक व्हाट इज डिस्टिंक्ट इज, वहां पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स रीजनिंग ये भी हो सकता है कि वन ऑफ द थिंग्स आफ्टर वो एक रेसिडुअल इफेक्ट जो मोदी जी जैसा कल्चरल पॉलिटिक्स, जो नेशनल पैन इंडिया पॉलिटिक्स जो आया है, उसका इम्पैक्ट जो है वो ये हुआ है कि एक पैन इंडियन इमेजिनेशन बियॉन्ड कास्ट एक आ गया है। तो मोदी जी का एक जो पॉजिटिव इफेक्ट, हम एक रेसिडुअल अनइंटेंडेड पॉजिटिव इफेक्ट, अगर कुछ चीज हम मोदी जी को क्रेडिट देना चाहते हैं 10 साल के बाद, वो ये होगा कि वो एक फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस किए है, जो छोटे छोटे कास्ट का उभर के इमेजिन करने का जो है, तो वो जो है वो सिर्फ कल्चरल हिंदुत्व के लिए नहीं, वो सोशल इश्यूज के लिए भी आ सकता है कि अलग अलग कास्ट जो है सोशल इश्यूज के अराउंड जुड़ सकते हैं। ये इमेजिनेशन जो है कल्चरल मेजोरिटी का रेसिडुअल इफेक्ट से आ रहा है। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। और बाकी बहस हम कल के लिए रखेंगे। वायर के दर्शकों से वादा ये है कि इन दोनों अजब को हम लेकर आएंगे स्टूडियो में, इनसे बातचीत करेंगे और बहुत सारे मेहमान, बहुत सारे ऐसे लोग, ज्ञानी लोग जो बिहार को जानते हैं, राष्ट्रीय राजनीति को जानते हैं, भारतीय समाज को समझते हैं, उन सब के साथ हम कल बिहार के चुनाव का विश्लेषण करेंगे। सुबह से ही हम तैयार हैं आपके साथ, आपको पल पल की खबर देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।